वीडियो में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड पटना के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट रेनबो पार्ट 2 की पढ़ाई करेंगे। हम लोग इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट लेसन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस कविता को जॉन डन ने लिखे हैं। देखिए यहाँ पे जॉन डन का तस्वीर लगा हुआ है। आपको देख करके इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। इसके लिए हमने इंटरनेट से आपको पहचानने के लिए अलग अलग 3 फोटो लगाए हैं। देखिए फर्स्ट फोटो आपका जो बुक में दिया हुआ है और 2 फोटो जो है हम लोगों ने आपको इजीली पहचानने के लिए इनको इंटरनेट से डाउनलोड करके लगाया है। हम लोग इस पोएम को पढ़ने से पहले इनके जो ऑथर हैं, इनके जो पोएट हैं, जो इस पोएम को लिखे हैं जॉन डन, उनके बारे में जानते हैं, उनको समझते हैं कि आपके बुक में इनके बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनका डेथ 59 साल की उम्र में 1631 ईस्वी में हो गया। आप लोग के एग्जामिनेशन में आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करता है, जिसमें ये भी आ सकता है कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था या इनका डेथ कब हुआ था। आइए देखते हैं आपके बुक में आगे क्या दिया गया है। द पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैट्रिकल वर्ड्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। आप लोग को भी पता है कि इंग्लिश समझना बिल्कुल सिंपल है अगर आपको इंग्लिश वर्ड का मीनिंग आता हो। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझाते हुए चलते हैं ताकि आपको ये पोएम समझना बिल्कुल आसान हो जाए और आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो इसके लिए आप अपना नोटबुक निकालिए और इस वीडियो के साथ साथ आप उस वर्ड को नोट डाउन करिए ताकि इजीली आप समझ सकते हैं और हमेशा के लिए आपको वर्ड का मीनिंग याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका जो वर्ड आता है ये वर्ड है पायनियर। ये पायनियर का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, खोज करने वाला या मार्ग निर्माता। That means कि जब कोई लोग नई चीज़ का खोज करते हैं या नए रास्ता बताते हैं उसको हम लोग पायनियर कहते हैं। इसके बाद आपका जो सेकेंड वर्ड है ये है लैरिकल। लैरिकल मतलब होता है काव्यात्मक, मतलब जो जिसमें काफ़ी सारा कविताओं को लिखा गया हो। इसके बाद हमारा आता है सैट्रिकल। सैट्रिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक, मतलब हास्य। इनके द्वारा जो लिखा हुआ कुछ कविता हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। हंसी से रिलेटेड पोएम है, मतलब किसी के ऊपर व्यंग कसना, किसी बातों के ऊपर। आप लोग भी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं हंसी मजाक। उसके बाद हमारा जो फोर्थ वर्ड आता है ये आता है वर्स। इस वर्स का मतलब होता है पद या कविता। इसके बाद देखिए हमारा है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब होता है अभौतिक या सैद्धांतिक। देखिए मेटाफिजिकल बेसिकली जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, मेटा और दूसरा हमारा है फिजिकल। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है भौतिक। बियॉन्ड मतलब परे। देखिए जो जॉन डन थे ये जो पोएम लिखते थे ये पोएम बिल्कुल अपनी एक कल्पनाओं में जाके रचना करते थे जो भौतिक दुनिया से बिल्कुल ऊपर हुआ करता था। जिस तरह से हिंदी में आपको ही पता है प्रेम रस के कवि होते हैं, श्रृंगार रस के कवि होते हैं, वीर रस के कवि होते हैं। तो जो जिस जिस विषय पे कविता लिखते हैं अलग अलग नामों से उनको जाना जाता है। उसी तरह से इंग्लिश में भी है कि जो कल्पनाओं में जाके लिखते हैं, जो भौतिक दुनिया से बिल्कुल परे पोएम लिखते हैं उसको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, कवि कहा जाता है। इसी तरह से इंग्लिश में भी होते हैं क्लासिकल पोएट्री, नियो क्लासिकल पोएट्री और आपको रोमांटिक पोएट्री। तो कई तरह के पोएट्री होते हैं जो जिस जिस विषय पे कविता को लिखते हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस लाइन का मतलब हुआ जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएम के लिए पैनियर कहा जाता है, मतलब पथ प्रदर्शक कहा जाता है, मार्गदर्शन कराने वाला कहा जाता है।
क्योंकि इन्होंने ही इस तरह की रचनाओं की शुरुआत किए थे जिसमें इन्होंने जन्म, मरण, हास्य, प्रेम, वैराग्य जैसे सब्जेक्ट पर कविताएं लिखे और आज पूरी दुनिया में मेटाफिजिकल पोएट के नाम से फेमस हैं। आगे देखते हैं। वॉज बोर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड नजर आ रहा होगा ये है प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस का मतलब होता है सुख, समृद्ध या खुशहाल। तो इनका जो जन्म हुआ था लंदन में हुआ था और वो रोमन कैथोलिक फैमिली थे। ये एक रिलीजन है, जैसा कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, हमारे इंडिया में बेसिकली ज़्यादा धर्म इन धर्मों के लोग रहते हैं। तो उस समय लंदन में, जो लंदन हमारा शहर है वो इंग्लैंड में आता है, तो इनका जो लंदन में जन्म हुआ था वहाँ पे रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। और वो कैसा फैमिली था? ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो उनका जो परिवार था वो ट्रेडर्स था। ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी। एट द टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एस्टेंचुअली एंटी कैथोलिक। एस्टेंचुअली का मतलब होता है निष्ठापूर्वक। मतलब जिस समय इनका जन्म हुआ था लंदन में, उस समय पूरा लंदन जो था वो एंटी कैथोलिक धर्मों का था और इनका जो जन्म हुआ था वो रोमन कैथोलिक धर्म में जन्म हुआ था। जैसा कि आपको बता दें, जिस समय इनका जन्म हुआ था लंदन में, उस समय काफ़ी क्रांति चल रहा था कैथोलिक और नॉन कैथोलिक धर्मों के बीच में। वहाँ के लोग जो थे कैथोलिक को काफ़ी विरोध कर रहे थे। जैसे कि हमारे देश में भी आप लोगों को पता होगा कि कई बार हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच में राइट हुआ है। तो उसी तरह से उस टाइम इंग्लैंड में कैथोलिक और रोमन कैथोलिक के बीच में काफ़ी ज़्यादा राइट हो रहे थे, क्रांति हो रहे थे। उस समय इनका जन्म हुआ था। इनको धर्मों के वजह से, देखिए आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं। डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पे फोर्स्ड का मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब आपके इच्छा के विरुद्ध। यहाँ पे लिव का मतलब होता है छोड़ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है डॉन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है धर्म। उनको अपने धर्म की वजह से ही जबरदस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको छोड़ना पड़ा, उनको बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और उस समय इंग्लैंड में, लंदन में राइट हो रहे थे, क्रांति चल रहे थे। किसके किसके बीच में? कैथोलिक और रोमन कैथोलिक धर्मों के बीच में। ही स्टडीड लॉ, और उसने लॉ की पढ़ाई की है। लॉ आप समझते ही होंगे, नियम कानून, जिसे हम लोग कहते हैं वकालत की पढ़ाई। तो उसके बाद उन्होंने एंड रीड थियोलॉजी, और उन्होंने, देखिए यहाँ पे एक थियोलॉजी एक नया वर्ड है। थियोलॉजी का मीनिंग होता है अध्यात्म विद्या, धर्म शास्त्र। मतलब वो जो पढ़ाई किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लॉ की पढ़ाई किए, लॉ के साथ साथ उन्होंने थियोलॉजी मतलब अध्यात्म विद्या या धर्मों का विद्या भी वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किए। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इनटू 2 नोवेल एक्सपेडिशंस एंड बिकम अ सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल। देखिए यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट वर्ड डिफिकल्ट नज़र आ रहा होगा, ये है, देखिए पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है भाग लेना, हिस्सेदार बनना। और ये देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड है नवल। नवल का मतलब होता है नौसेना से रिलेटेड, जहाज, पानी में जो जहाज चलता है उससे रिलेटेड। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, जल यात्रा। मतलब उस समय इन्होंने 2 जल यात्रा अभियान था, उसमें पार्टिसिपेट किए और उन्होंने क्या किया, अपना वो काम करना शुरू किए। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ,
उस जल अभियान में वो उस देखिए, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। सेक्रेटरी का क्या मतलब होता है? सचिव। और उनको पावरफुल जो है, देखिए वहाँ पे जो नोबल, इस नोबल का मतलब होता है महान, उदार व्यक्ति। जो इन्होंने जो पानी में जो जहाज चल रहे थे, अपने टाइम में इन्होंने क्या किए कि जो नौसेना से रिलेटेड जो वहाँ पे काम हो रहा था, उसमें इन्होंने क्या किए? जॉब किए, हिस्सेदार हुए, और अपने कामों के द्वारा वहाँ पे ये काफ़ी महान बन गए। मतलब महान इन द सेंस कि ये इतना अच्छा काम किए कि इनको अपने डिपार्टमेंट में रिकॉग्निशन मिला, और लोग इनको जो है काफ़ी कम समय में अपने डिपार्टमेंट में ये सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आगे क्या लिखा हो, अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न नीस। देखिए यहाँ पे एक ब्रीफली का मतलब होता है कुछ समय के लिए, सेंट मतलब होता है भेजना, प्रिजन मतलब होता है आपका जेल, कारागार। तो इनको जो है कुछ समय के लिए जेल में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से इनकी नौकरी क्या हुई? लॉस्ट, छूट गया। तो इनको जेल क्यों भेजा गया था? देखिए, इनको जेल इसलिए भेजा गया था, सीक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नीस। उन्होंने, सेक्रेटरी का मतलब यहाँ होता है, सीक्रेटली का मतलब होता है छुप के, मतलब किसी को इन्होंने बताया नहीं, और छुप के। देखिए यहाँ पे पैटर्न्स है, पैटर्न्स का मतलब होता है संरक्षक। जिस जहाज में ये काम कर रहे थे, जहाँ पे ये रह रहे थे, तो जो जिनके संरक्षक में थे ये, उनकी भतीजी से ये शादी कर लिए, छुप के शादी कर लिए। उसके बाद इनके जो भतीजी जिनसे शादी की है, उनके अंकल ने क्या किया, कंप्लेंट करके और इनको जेल भिजवा दिए कुछ समय के लिए। जिसके बाद क्या होता है कि ये इनका जॉब भी छूट जाता है, और फिर जेल से जब ये बाहर आते हैं, फिर क्या करते हैं ये, इन 1615 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 52, 42 साल की अवस्था में, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंजेलिकन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ हिज टाइम। देखिए यहाँ पे आपको है ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है पुरोहिताभिषेक या अभिषेक। जैसे आप किसी मंदिर में रहने के लिए जाते हैं, या आप कहीं चर्च में रहते हैं या मस्जिद में रहते हैं, तो उससे पहले जो आपको वहाँ के लिए कुछ एक प्रोसेस है, एक रिलीजियस या धार्मिक एक प्रोसेस है जो आपको ओथ लेना पड़ता है। उसे यहाँ पे ऑर्डिनेशन कहा गया है कि उनको यहाँ पे क्या कराया जाता है? अभिषेक कराया जाता है। और किस चर्च के लिए? जिस चर्च का नाम है एंजेलिकन चर्च। और वहाँ पे जब ये काम करते हैं, रहते हैं, उसके बाद इनको क्या होता है, काफ़ी कम समय में वो बिकम टीचर्स ऑफ हिज टाइम। टीचर्स का मतलब होता है उपदेशक, धर्मों, जो धर्म के बारे में बताए, धर्म के बारे में बात करे। मतलब ये कहने का ये इनका मतलब हुआ कि जब वो 42 साल की उम्र में थे, तो उन्होंने ऑर्डिनेशन लिए थे, किसके लिए? एंजेलिकन चर्च के लिए। और वहाँ पे जब ये रहने लगे, तो काफ़ी कम समय में वो बहुत ही महान धर्मों के बारे में बात करने लगे, धर्म विचारक हो गए। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इन लव लिरिसिज्म डॉन ब्रोक completely with the Peterson tradition, introducing an intellectual and colloquial tone। देखिए यहाँ पे आपको जो डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है उसका मीनिंग बताते हैं क्या है। देखिए, लिरिसिज्म, लिरिसिज्म का मतलब होता है, लिरिसिज्म का मतलब होता है गीतात्मक। उसके बाद यहाँ पे देखिए यह है, ये पेटरसन ट्रेडिशन है। जैसे यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उसी तरह वहाँ पे क्या था, पेटरसन ट्रेडिशन था, एक कल्चर था। इंट्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल, देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, जो अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विद्या का यूज करके
अपने जीवन में चलते हैं उस लोगों को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। एंड कोलैक्युअल, देखिए कोलैक्युअल का मतलब क्या होता है? कोलैक्युअल टोन मतलब बोल चाल संबंधी। इनका कहने का मतलब है इस सेंटेंस का कि जो वहाँ पे जब वो जाते हैं चर्च में रहते हैं, चर्च में रहने के बाद धर्मों के बारे में काफ़ी बात करने लगते हैं, काफ़ी महान व्यक्ति बन जाते हैं। उसके बाद ये लिरिसिज्म का मतलब होता है गीतात्मक, जो ये काफ़ी जो इनका जो बोलचाल का जो भाषा होता है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता है, काफ़ी बुद्धिजीवी की तरह होते हैं। और ये जो पेटरचन ट्रेडिशन था उस ट्रेडिशन को भी काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, कई कविताओं को भी लिखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। देखिए इस लाइन का आपको मैं वर्ड का हिंदी बताता हूँ। डिस्कवरीज मतलब आपको पता है खोज करना, साइंस विज्ञान, ज्योग्राफी भौगोलिक, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, और आपको देखिए यहाँ पे पैशन मतलब होता है जुनून, इंटेलेक्चुअल आपको पता ही है, बता चुके हैं। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी, जो अपने विद्या ज्ञान विवेक का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में जीते हैं। टिस का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, परेशान होना। देखिए बेसिकली ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन इनके जीवन से जुड़ा हुआ है। जो ये पोएम लिखते थे, वो पोएम इनका ऐसा पोएम लिखते थे। देखिए इंटेलेक्चुअल टीचिंग, जो पोएम लिखते थे वो पोएम ऐसा लिखते थे जैसा मानो कि ये कई ऐसे कविता लिखे हैं जो जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि विज्ञान और जो भौतिक दुनिया है, जो भौगोलिक संरचना है, उससे भी ऊपर जाकर के सोच के लिखते थे। इनकी जो सोचने की जो क्षमता थी काफ़ी ही सराहनीय था, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे ये। यहाँ पे टीचिंग वर्ड जो यूज़ किया गया है परेशान, ये देखिए ये इनका जो यहाँ पे हैमर होम और पॉइंट कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, एक्चुअली इनके वाइफ का डेथ हो गया था। इनकी जो वाइफ थी वो 16 बच्चों को जन्म दी और जिसमें से 3 बच्चे जन्म के बाद उनका डेथ हो गया था। तो उस समय भी जो पोएम लिखे थे वो पोएम ऐसा था कि समझो कि अब जो पूरी जो संरचना है, भौगोलिक संरचना है, उस संरचना में जो भी हो रहा है उससे काफ़ी ऊपर सोच से जाके लिखे थे कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि कितना ज़्यादा आपको दुखद है, कितना ये दुख में थे, अपने दिल में जो दुख की जो बातें थी, जो इनकी पत्नी का डेथ हुआ, क्योंकि अपनी ये पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे। आपने भी देखा कि पेटरचन निस से शादी किए थे छुप के। आप बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि इनका लव मैरिज था। तो इनका जो डेथ हो गया था, इनकी पत्नी का डेथ हो गया था, तो उस टाइम जो ये पोएम लिखे थे काफ़ी अपने दुख में लिखे थे, जिसके वजह से अगर आप पढ़ते तो आपको टिस पहुंचाता, आपको दुख होता, लगता कि कितनी जो पोएम है वो कितना दुख से भरा हुआ पोएम लिखा गया। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। देखिए डन काफ़ी फेमस थे, प्रसिद्ध थे। वेल नोन का मतलब होता है जाने जाते हैं, प्रसिद्ध होना। काफ़ी फेमस थे किसके लिए? सॉन्ग्स के लिए, सोनेट्स के लिए। देखिए सोनेट्स का मतलब होता है जो कविता 14 लाइन की हो। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि 14 लाइन की जो कविता होता है उसको क्या बोलते हैं? सोनेट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टायर्स एंड एलजीज एंड सॉर्मोन्स। देखिए स्टायर्स का मतलब होता है व्यंग साहित्य। क्या होता है? व्यंग साहित्य। एलजीज का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब दुख में लोग होते हैं तो जो दुखद कह सक, जब आपको पहले ही बताया मैंने, जो इनकी पत्नी का जब डेथ हुआ था तो
अपनी पत्नी के डेथ के बाद कई ऐसे कविताएं लिखे जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको दुखद वाली फीलिंग आएगी, जिसको शोक गीत कहते हैं। मतलब आप जब आप उदास हैं, आपके मन में काफ़ी दुख की घड़ी चल रहा है, समय चल रहा है, या आसपास में कोई घटनाएं घटी है, तो उस समय जो मन में विचार आते हैं, उस विचार को इन्होंने लिखा है, अपनी सोच को लिखे हैं। और देखिए सरमोन्स का मतलब होता है धर्मोपदेश, मतलब कह सकते हैं धर्मोपदेश इन द सेंस ये जो पोएम लिखे हैं ये बेसिकली जो धर्मोपदेश मतलब धर्म के बारे में, धर्मोपदेश कह सकते धर्म के बारे में लोगों को बताए हैं, लोगों को समझाने की कोशिश की है अपनी कविताओं के द्वारा। तो देखिए ये जो जॉन डन है वो कैसे पोएट है, ये मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब ये अपने जो कविता लिखे हैं वो कविता कैसा होता है इनका कविता, जिसके इनके कविता में प्रेम के बारे में और धर्मों के बारे में और जन्म मरण के बारे में लिखा गया है। इसके आगे देखते हैं जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स हर्ट्स मैटर्स स्ट्रेंड एंड whimsical images characterize all his poetic creations। देखिए वास्तव में वाकई में जो भी ये कविता लिखे हैं, देखिए जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक, रियलिटी जिसको हम कहते हैं, फीलिंग सोच, हर्ष मतलब होता है दुख, मीटर्स का मतलब होता है मापना, ठीक है। और देखिए आगे का जो वर्ड है आपका स्ट्रेंड का मतलब होता है अस्वाभाविक, तनावपूर्ण। उसके बाद है विम्सिकल का मतलब होता है मनमौजी, और एक करेक्टराइज का मतलब होता है चरित्र चित्रण करना। तो ये जो जॉन डन है अपने जितने भी पोएम लिखे हैं उस पोएम में किस तरह के पोएम लिखे हैं आप जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा एहसास होगा कि जब ये दुख में थे, जब ये खुश में थे, तो खुशी के हालात में जो इन्होंने पोएम लिखे हैं, जिसे हम कह सकते हैं अपने पूरे मन को विचलित करने देना, मन को घूमने देना, जहाँ इनका मन गया जैसा सोचा वैसा इन्होंने लिखे। फिर उसके बाद जब ये दुख में थे, हार्ट्स मीटर्स कहने का मतलब हुआ कि इतने दुख में थे कि इनकी दुख की जो व्यथा थी वो शेयर नहीं कर पाते थे लोगों से, इतनी ज़्यादा दुख में डूब गए थे, मापना मुश्किल था कि कितने दुख में थे। उसके बाद देखिए ये होता है whimsical मनमौजी। तो इस तरह की बातों को इनके जब आप पोएम पढ़ेंगे तो इनके पोएम में आपको चित्रण मिलेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे इस पोएम में जॉन डन के बारे में क्या जाने, देखिए जॉन डन के बारे में आप ये जाने कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं। इनके पोएट में आपको सुख दुख जन्म मरण प्रेम से रिलेटेड कविता मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। इनका जो पोएम था वो काफ़ी कह सकते हैं कि अभौतिक दुनिया में जाके ये सोचते थे, कल्पनाओं में जा कर के सोचते थे, जहाँ से इनको सोच के बाद उस अपने कविता में चित्रण करते थे। अब देखिए आपके बुक में एक बॉक्स बना करके यहाँ पे कुछ मेंशन है, कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं ये क्या है। वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। इसका मतलब हुआ कि आप अपने दोस्तों के बीच में जो नीचे दिया हुआ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करिए, बातें करिए। तो स्मॉल ग्रुप डैट मीन्स कि आप अपने 2-3 दोस्तों का एक ग्रुप बना लीजिए, या अपने परिवार में भाई बहन हैं उनका ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद आप आपस में डिस्कस करिए। क्या डिस्कस करना है वो नीचे क्वेश्चंस देखिए। योर्स इज़ अ वेरी लविंग फैमिली, यू हैव ऑलवेज लिव टुगेदर। ये कह रहा है कि आप अपने परिवार के साथ हमेशा रहते हैं और आपका परिवार जो है काफ़ी खुशहाल है। बट नाउ यू हैव टू लिव देम टू गो टू द डिफरेंट सिटी टू पर्पस योर स्टडीज़। लेकिन अब आपका जो समय आ गया है कि आपको अपने पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में जाना है। हाउ वुड यू फील, आप कैसा फील करेंगे? लिविंग द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। ये कह रहा है कि जब आप अपने परिवार को छोड़ के दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाएंगे तो आपका क्या सोचेंगे,
आपके क्या मन में विचार चलेंगे, उस विचार को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार में, भाई बहन के बीच में बात करिए। देखिए, ये देने का मकसद यहाँ पे ये है कि जब आप इस तरह के सोच आप अपने परिवार में बात करते हैं, दोस्तों के बीच में बात करते हैं, तो आपका जो थिंकिंग लेवल है वो काफ़ी डेवलप होता है। सोचने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आता है। आपने देखा कि जॉन डन जो पोएट है, ये मेटाफिजिकल पोएट है। मेटाफिजिकल डैट मीन्स की अभौतिक इनका सोच है। अभौतिक जो हमारे जो दिनचर्या जो हम लोग हर रोज देखते हैं, सोचते हैं, करते हैं, इनसे काफ़ी ऊपर का इनका सोच है। ये कल्पनाओं में जाके सोचते थे। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि आप अगर इस तरह का काम करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर भी इस तरह का सोच और विचार प्रवृत्ति आएगा, जिससे कि आपका जो माइंड का काफ़ी ग्रोथ होगा, डेवलप होगा। तो आप अपने दोस्तों के बीच में इस तरह की बातें करिए कि जब आप पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इमेजिन योर सेल्फ एट अ रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड टू सी ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर who studies in Bangalore. What do you say to him, her? What feelings do you have at the time? देखिए, ये कह रहा है सिंपली कि जब आप अपने छोटे भाई बहन को बेंगलोर पढ़ने के लिए जब रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे छोड़ने जाएंगे, तो वो जो लास्ट टाइम पे जब वो छोड़ने के वक्त, सी ऑफ का मतलब होता है छोड़ने जाना, मतलब आप जब मान लीजिए कि जब आपके भाई या बहन पढ़ने के लिए बेंगलोर जा रहे हैं, तो आप बस स्टॉप पे छोड़ने जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाएंगे, तो वो जो वक्त होगा, आप क्या अपने भाई बहन को क्या कहेंगे लास्ट वक्त, ये भी आपको डिस्कस करना है अपने दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, जिससे कि आपका माइंड का ग्रोथ हो। देखिए, यहाँ पे एक बात करते हैं, जो आप पोएम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो कविता जो होता है बेसिकली आपकी सोच को डेवलप करने के लिए, कि आपका जो विचार है, जो आप सोचते हैं, आपकी सोच को डेवलप किया जाए, ग्रोथ किया जाए, इसीलिए आपके बुक में पोएम दिया जाता है। और आपको ये भी पता है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, बेसिकली जो स्टडी करते हैं, ये क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, जिससे कि आपका दिमाग का ग्रोथ, जितना सोचेंगे, जितना आपस में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारे दिमाग का ग्रोथ होगा। तो ये जो 2 क्वेश्चंस दिया गया है आपके दिमाग के ग्रोथ के लिए, आपके व्यवहारिक डेवलपमेंट के लिए, आप ज़रूर करें आपस में। और आपसे यहाँ पे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में बनाएंगे, और उसमें आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे कि पोएम में क्या लिखा हुआ है, और जो जॉन डन है, इस पोएम के माध्यम से हम लोग को क्या बताना चाहते हैं, वो किस तरह की कल्पनाओं में जाके सोचे हैं, और क्या अभौतिक और सिद्धांतिक सोच रखते हैं, उस सोच को हम लोग जब वो पोएम पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये सब आपके जो पोएट थे, ऑथर थे जॉन डन, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन किए। थैंक यू।